नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी से में स्वागत है। आज तारीख है 30 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है और आज 30 मई है। इसके पश्चात से जून है आपके पास में, जुलाई है और अगस्त है और सितंबर है आपके पास में। ठीक है, तो यानी कि 4 कंप्लीट मंथ आपके पास में अभी भी है। अगर आप सही से तैयारी करना चाहें तो ये काफ़ी दिन होता है, 120 दिन, 119 दिन है एक्चुअली में, क्योंकि 120वें दिन तो आपका एग्ज़ाम ही रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा खासा एक पीरियड होता है अगर आप ढंग से देखेंगे। तो अगर आप 10 घंटे रेगुलर आप पढ़ रहे हैं तो 119 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने आवर हैं आपके पास में। तो समय तो अच्छा खासा है, लेकिन जो पढ़ते नहीं हैं उनके लिए समय है। जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये 4 महीने कहाँ पर चले जाएंगे। सितंबर से आप मई तक आ गए, आपको नहीं पता चला होगा। सही में अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चला रहा होगा। बहुत कम समय होता है, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। टेस्ट सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में आज बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं और उसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा। देखिए क्या है उसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, शेड्यूल क्या है, प्राइस क्या है, सब बता देता हूं। टेस्ट सीरीज टेलीग्राम पर ही होगा। मैं आपको 12 बजे दिन में पेपर दे दिया करूँगा उस प्राइवेट ग्रुप में, और आप 1 घंटा 45 मिनट बाद आप अपना पेपर तैयार कर लीजिएगा कि मेरा हो गया है, और कहीं पर भी आप आंसर लिख सकते हैं। आप उसके पश्चात 1 घंटा 45 मिनट के ठीक बाद आपको वीडियो का लिंक और एक्सप्लेनेशन वीडियो और टेस्ट का आपको एक्सप्लेनेशन दोनों मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लोएस्ट रहेगा टेलीग्राम पर, मैं इसलिए ले रहा हूँ। ऑनलाइन लिंक वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पर आप जाके क्लिक करके दे सकें टेस्ट। हमेशा से मेरा यही होता है कि पहले ईमानदारी पूर्वक बता दिया जाए कि क्या है क्या नहीं, उसके बाद प्राइस पर आया जाए। और दूसरा चीज़ ये भी है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो कभी भी ऑनलाइन मोड में नहीं होता है। तो अगर आप कहीं पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो उसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होगा। आप पीडीएफ के थ्रू में टेस्ट सीरीज़ दीजिए या तो फिर हार्ड कॉपी के थ्रू में टेस्ट सीरीज़ दीजिए। यही दोनों इफेक्टिव रहेगा आपके पास में, जहाँ पर सारे सवाल आपके पास में खुले होते हैं, आपको क्लिक करके नेक्स्ट सवाल पर नहीं जाना होता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। 2 घंटे आप रूम में टेस्ट लेकर बैठेंगे या लाइब्रेरी में, और बिल्कुल उसी तरह से देंगे जिस प्रकार से एग्ज़ाम देते हैं। उठना नहीं है, ना तो फ़ोन छूना है, नथिंग। 2 घंटे के पश्चात 1 घंटा 45 मिनट मैंने इसलिए बोला क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार 15 मिनट आपके खा जाएंगे वो स्कैन करने में, सिग्नेचर कराने में, इन सब चीज़ों में। इसलिए 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात आपको टेस्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए। अभी से इसी का प्रैक्टिस करना है आपको। 25 टेस्ट होंगे, उसका शेड्यूल मैं दिखा देता हूँ, प्राइस भी मैं दिखा देता हूँ। ओके, शेड्यूल देख लीजिए क्या है कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इसमें ज़्यादा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए सब्जेक्ट वाइज। चैप्टर वाइज ही होगा। पॉलिटी का है सबसे पहला टेस्ट, दूसरा है 5 जून को, तीसरा 8 जून को है। पॉलिटी के 3 टेस्ट हमने रखे हैं विथ करेंट अफेयर, इसमें करेंट अफेयर इंक्लूड होगा। उसके पश्चात आपका हिस्ट्री का होगा जिसमें 4 जून और 5 जून एंशिएंट और मिडेवल होगा। 6 जून और 7 जून आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होगा। 4 जून और 5 जून आपका एंशिएंट और मिडेवल होगा, और 2 टेस्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। और जो 1 टेस्ट होगा आपका, उसमें आपका मिक्स होगा, मॉडर्न, मिडेवल और इन सभी चीज़ों का मिक्स होगा। तो ये आपका 4 हिस्ट्री का होगा। उसके बाद साथ ज्योग्राफी का है, फिर आपका इकोलॉजी का है, करंट अफेयर का है, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर का है, इकोलॉजी नहीं, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर का है, फिर साइंस एंड टेक का होगा आपका। उसके पश्चात से फुल लेंथ आपका कब से शुरू हो रहा है, तो वो आप 18 जुलाई से फुल लेंथ शुरू हो जाएगा, और आखिरी टेस्ट आपका 12 अगस्त को होगा। तो ये पूरा टेस्ट का शेड्यूल होगा जिसमें चैप्टर वाइज एक चैप्टर को डिटेल में फैक्ट कवर करने के लिए 25 टेस्ट रखे हैं। 10 में भी हम कर सकते थे, लेकिन लग रहा था कि ये बेईमानी हो जाएगी, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं ताकि 25 टेस्ट दें, ताकि हर चैप्टर और हर फैक्ट को रिवाइज करके जाएं टेस्ट के थ्रू में। क्या इसमें से सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में, मुझे नहीं पता। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि मेरे टेस्ट में से आपके सारे सवाल आएंगे, तो या तो झूठ बोल रहा है या तो वो सेटिंग करके बैठा हुआ है। मुझे नहीं पता कि इस टेस्ट में से सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं आपको ये ज़रूर कंफर्म करवा दूंगा कि पूरा सिलेबस आपका रिवाइज करवा दूंगा। ईमानदारी से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं होती है दुनिया में, वो हमेशा रखनी चाहिए। सिलेबस मैं आपका पूरा रिवाइज करवा दूंगा, डिटेल रिवाइजन करवाऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन वीडियो। 25 टेस्ट होगा, उसके पश्चात आपको पीडीएफ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा और प्लस वीडियो भी आपको मिलेगा डिटेल में। ठीक है, टेस्ट के तुरंत बाद मिल जाएगा। अब इसका प्राइस देख लेते हैं, क्या आपके हिसाब से कितना होगा प्राइस, कितना होना चाहिए बताइए। 2000, 1500, 1200 कितना होना चाहिए?
कितना होना चाहिए? 800, 900, कितना होना चाहिए? कितना आप सोच रहे हैं कितना होगा? चलिए दिखाता हूँ, आपने नहीं सोचा होगा। देखिए प्राइस क्या है इसका। जो लोग अभी किसी भी पेड ग्रुप में ऐड नहीं है, जो लोग आंसर राइटिंग में वगैरह में कहीं पर भी ऐड नहीं है, पब्लिक के लिए 649 होगा इसका प्राइस। आपको 649 वन टाइम पेमेंट करना है। इसमें इंस्टॉलमेंट है, ये सब चीज़ें नहीं है, एक बार आप पे करके आप ऐड हो जाएंगे। जो लोग कहीं पर भी पेड ग्रुप में ऐड हैं, किसी भी आंसर राइटिंग में ऐड हैं, किसी भी आंसर राइटिंग में ऐड हैं, उनके लिए 499 प्राइस है। 499 प्राइस है। 2 तारीख से शुरू होगा। इससे जुड़ा हुआ लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाएंगे, आपको पे करने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। आप वहां पर पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। यही था टेस्ट सीरीज, आप ज़रूर जुड़िएगा। थोड़ा सा प्राइस इसलिए रखा है, पहले सोचा था कि फ्री में ही करवाते, लेकिन प्राइस इसलिए रखा कि जिन्होंने टेस्ट तैयार किया मेरे साथ मिलकर उनको भी पे करना होता है, जिन्होंने इसको टाइप किया है उनको भी पे करना होता है। तो ये कोई भी अपने घर से पे नहीं करेगा, इसीलिए प्राइस रखा गया है थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन को देखते हैं। देखिए हेडलाइन क्या है कि हॉटेस्ट इन 80 ईयर्स। कल का जो दिन था ये सभी जगहों के लिए, ख़ासतौर से दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी था कल। आपको पता होगा कि दिल्ली में जो IMD का स्टेशन है, अलग अलग स्टेशन होते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, इसका जो एक स्टेशन है हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ, वहाँ पर टेम्परेचर दर्ज किया गया 52 पॉइंट समथिंग, है ना। कई जगहों पर IMD ने बोला है कि हम एक बार फिर से इसको रीचेक कर रहे हैं कि क्या कोई सेंसर में ख़राबी तो नहीं आ गई थी कि 52 था। लेकिन बाकी जो भी स्टेशन है किसी ने भी 49, 48 इसी के आसपास में दर्ज किया है। 49, 48 क्या कम होता है क्या टेम्परेचर? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ये अतिशय है। इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान, अब उस हद तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। वो दिन नज़दीक नहीं है जब दिन में काम जो है वो लगभग बंद हो जाएंगे, क्योंकि नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है दिन में काम करना। या तो उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जहाँ पर इस प्रकार के धूप से बचकर चला जा सके। 49 डिग्री और 50 डिग्री में कितना का अंतर होता है मैं आपको ये बताता हूँ। 49 डिग्री C अगर टेम्परेचर है और अगर टेम्परेचर 50 पर चला जाता है तो पर डिग्री टेम्परेचर राइज से आपको 10 गुना ज़्यादा घुटन महसूस होती है, 10 गुना ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, 10 गुना ज़्यादा घुटन महसूस होती है। ये IMD का ही है। IMD के पैरामीटर के हिसाब से 40 डिग्री अगर प्लेन में टेम्परेचर जाता है, 30 डिग्री अगर हिमालय में जाता है, मतलब कि पहाड़ी भागों में, और 35 के आसपास अगर कोस्टल रीजन में जाता है, 35 या 38 है देखिएगा, कोस्टल रीजन में तटीय राज्यों में अगर जाता है, तटीय इलाकों में जाता है, तो इसको हीट वेव माना जाता है। जबकि यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो रहा है? 50 डिग्री हो रहा है। एवं से मतलब नॉर्मल से 10 से 12 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट है। इसके पीछे कई सारे कारण माना जा रहा है, जिसके पीछे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि इसके कारण से बहुत ज़्यादा कंक्रीट और स्ट्रक्चर जो हैं ये भी इसमें योगदान करते हैं कि इतना ज़्यादा तापमान देखने को हमें मिलता है। और तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, अभी बढ़ेगा ही जब तक जून में मानसून का सीज़न सही से शुरू न हो जाए तब तक। IMD के अनुसार आज केरल के तट पर मानसून टकराने की संभावना है। आज मानसून टकराने की संभावना है केरल के तट पर, और उसके पश्चात से केरल और तटीय राज्यों में कुछ हद तक मानसून के कारण से टेम्परेचर कम भी हो सकते हैं। लेकिन उत्तर भारत के मैदान में अभी भी दूर दूर तक कोई आपको रिलैक्स नहीं मिलने वाला है। अभी 1 सप्ताह 2 सप्ताह और आपको इस तरह के हीट वेव झेलने पड़ सकते हैं। इससे बचकर रहिएगा। अगर आप बीमार हुए गलती से भी तो आपका 70 BPSC पार हो जाएगा, क्योंकि अगर 10-15 दिन भी आपका गैप हुआ पढ़ाई में तो सारा कुछ छूट जाएगा। इसलिए बचकर रहिएगा, अच्छे से पानी वानी पीकर बच के रहना है कि बीमार नहीं पड़ना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है आज का। S&P एक रेटिंग एजेंसी है, इसने लोकसभा पोल से पहले जो लोकसभा का भी इलेक्शन चल रहा है उसी के दौरान इसने भारत की जो रेटिंग एजेंसी क्या होती है, जैसे मूवी क्रिटिक्स होते हैं ना, जो मूवी के स्टार देते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, है ना, 4 स्टार, इसी प्रकार से किसी खराब मूवी को बोलते हैं 1 स्टार है मतलब मत देखने जाइए। उसी प्रकार से रेटिंग एजेंसियाँ देश की इकॉनमी को रेटिंग देती हैं कि 3 स्टार इकॉनमी है, 4 स्टार इकॉनमी है या 1 स्टार है। 1 स्टार का मतलब इसमें निवेश मत कीजिए, इसमें पैसा लगाएंगे तो पैसा डूबने की संभावना है, ये इकॉनमी सही परफॉर्म नहीं कर रही है। 4 स्टार 5 स्टार का क्या मतलब होगा? स्टार नहीं होता उनका, कुछ और रेटिंग का होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये इकॉनमी अच्छी है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। जिस प्रकार से होता है ना 4 स्टार मूवी आप देखने जा सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, उसी प्रकार से रेटिंग एजेंसियाँ भी काम करती हैं। उसी का एक एजेंसी है S&P, इसने बोला है कि भारत की इकॉनमी अभी अच्छी चल रही है। पहले भारत की इकॉनमी को इसने अलग कर दिया था, थोड़ा सा डीम कर दिया था भारत की रेटिंग, लेकिन अब इसने बोला है कि भारत की इकॉनमी अच्छी चल रही है, पॉजिटिव चल रही है और आप इसमें निवेश वगैरह कर सकते हैं। तो रेटिंग एजेंसी के बारे में सामान्यतः आपके PT एग्जामिनेशन वगैरह सब में नहीं पूछा जाता है। इससे पहले S&P ने 2014 में भारत की इकॉनमी को
निगेटिव रेट कर दिया था। क्या बोला था? निगेटिव रेट कर दिया था 2014 में। उसके पश्चात से स्टेबल पर लेकर आया भारत की इकॉनमी को, स्टेबल हो गई है भारत की इकॉनमी। अब कहाँ पर आया कि पॉजिटिव दिशा में बढ़ रही है, पॉजिटिव दिशा में बढ़ रही है एसएनपी के हिसाब से। अब एसएनपी के बोलने से ही थोड़ी ना सब कुछ होता है ना। अब मूवी क्रिटिक्स के बोलने से ही मूवी थोड़ी ना ऐसा होता है चलती है या पिट जाती है। कई बार क्या होता है कि जो क्रिटिक्स बोलते हैं उससे कई गुना अच्छी होती है मूवी, ऐसा भी देखा जाता है। भारत की इकॉनमी कंडीशन कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी चल रही है अपनी इकॉनमी। हाँ, इकॉनमी में कुछ कमियां खामियां तो हैं ही, जैसे असमानता जैसी चीज़ें जो हैं, ये सबसे बड़ी हमारी इकॉनमी की क्या है, तो एक डिमेरिट में आता है। लेकिन समय के साथ ये भी कम हो जाएगा, उम्मीद ऐसी की जानी चाहिए। आशावादी रहना चाहिए हमेशा, ज़्यादा निगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या है कि यही मैंने आपको बताया कि वन स्टेशन रिकॉर्डेड 52.9 डिग्री सी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला कि हम अपने सेंसर वगैरह को चेक कर रहे हैं और अगर हम बाद में इसको इन्फॉर्म कर देंगे। दरअसल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला कि अतिशय टेम्परेचर है, एक बार हम इसको वेरीफाई जरूर करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक लोग मान रहे हैं कि श्योर ही है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर 52.9 डिग्री सी गया है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के डेथ वैली में अमेरिका कैलिफोर्निया में आज तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। 1903 ईस्वी के आसपास वहाँ पर 56 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, 56 डिग्री सी रिकॉर्ड किया गया था। क्या एक सिचुएशन केवल भारत में ही बन रहा है अभी हीट वेव का? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बारे में भी इस न्यूज़पेपर में है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आज का पहले मुख्य न्यूज़ हम लोग कवर करते हैं जो अमृत योजना से संबंधित है। अमृत योजना शहरों को सही बनाने से संबंधित था। वो योजना जो है उसका क्रिटिसिज्म किया गया है, उसको देखा गया है कि पॉजिटिव इसके पहलू क्या थे, नेगेटिव पहलू क्या हैं और ये योजना कहाँ तक सफल हो पाई, कहाँ तक असफल हो पाई। पिछली गवर्नमेंट की, एनडीए गवर्नमेंट की ही शुरुआत की ये योजना है। 2015 ईस्वी में पहला लाया गया था, अमृत योजना 1 लाया गया था और 2021 ईस्वी में इसका दूसरा वर्जन लाया गया, अमृत योजना 2.0 लाया गया। उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, समझेंगे कि क्या है, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। देखिए अमृत योजना क्या है, ये दरअसल में इस तरह की स्कीम की जरूरत क्यों पड़ती है, ध्यान से सुनिएगा कि भारत की जो वर्तमान की आबादी है, करीब में 36% भारत की आबादी वर्तमान में शहरों में रह रही है। कहाँ पर रह रही है बंधुओं? शहरों में रह रही है। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट जो हैं वो ये संदेश जताते हैं कि 36% का आंकड़ा जो है ये गलत है, क्योंकि कई सारे लोग ग्रामीण इलाके में रजिस्टर हैं लेकिन रह रहे होते हैं वो शहरी इलाकों में हैं। और हम शहर किनको कह रहे हैं इस पर भी थोड़ी सी आपत्ति दर्ज की जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनको आप शहर नहीं कह सकते और कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनको ग्रामीण नहीं माना जा सकता। तो इसको लेकर भी थोड़ी सी उठापटक है। लेकिन एक आंकड़ा के हिसाब से जो हम लोग मानते हैं कि ऑन एन एवरेज 36% भारतीय जो जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है और उसके अलावा जो बाकी जनसंख्या है वो ग्रामीण एरिया में रहते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक का एक मानना है, वर्ल्ड बैंक भाई साहब का मानना है कि वर्ल्ड बैंक का भाई साहब का मानना क्या है कि 50% आबादी जो है वो 2047 तक शहरों में निवास करने लग जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा जिससे कभी याद ना करना पड़े। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगले 15 से 20 सालों में भारत की शहरीकरण की आबादी जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि पटना तो इतना ही बड़ा है, पटना में इतने सारे लोग आकर रह रहेंगे तो पटना की स्थिति क्या होगी? नहीं गुरु, ऐसा नहीं होता है। अगले 15 सालों में पटना का भी एक्सटेंशन किया जाएगा, दिल्ली का भी एक्सटेंशन किया जाएगा, शहरों का भी एक्सटेंशन होता है। हर साल कुछ नए इलाकों को शहर का अंग घोषित किया जाता है, उनको नगर पालिका के तहत में शामिल किया जाता है। यानी कि शहरों का भी विस्तार हो रहा है, साथ में शहरी आबादी का भी विस्तार हो रहा है। क्यों विस्तार हो रहा है? मुख्य रूप से जॉब के लिए, अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर किसी और पर्पज़ से लोग ग्रामीण इलाकों से आकर शहर में रहना चाहते हैं। शहर जो हैं वो अति क्राउडेड हो गए हैं, ग्रामीण जो इलाके जो हैं वो खाली होते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया कि अराउंड 36% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिविंग इन सिटीज़ एंड 2047 इट विल बी मोर देन 50%। 2047 तक 50% से ज़्यादा हो जाएगा भारत के शहरों की आबादी। यानी कि वर्तमान में अगर भारत की आबादी 140 करोड़ है, 2050 तक कितना हो जाएगा? 160 करोड़ के आसपास में हम होंगे। तो उसमें से मान लीजिए कितना करोड़ हो गया आपका, तो 65 करोड़ आबादी जो है, 65 करोड़ से आसपास में आबादी, 80 करोड़ आबादी शहरों में रहेगी। 80 करोड़ है तो पूरा अमेरिका, यूरोप कंप्लीट हो जाएगा गुरु। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया जो है उसको भी हम समाहित कर सकते हैं। 80 करोड़ आबादी भारत के शहरों में रहने आएगी 2047 तक। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंतज़ाम करना पड़ेगा। क्या इंतज़ाम करेंगे हम? जब अभी 52 डिग्री जा रहा है टेम्परेचर, तो हम कैसे इंतज़ाम करेंगे? ये समस्या आएगी। आप ही की जैसे पढ़े लिखे लोग फिर इसके लिए योजनाएं बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, फिर उस योजना की इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इस तरह से आर्टिकल पढ़ेंगे। इस योजना का नाम था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन।
जो शहरी इलाके हैं उसका ट्रांसफॉर्म करना, उसको एक नया आकार, नया स्वरूप प्रदान करना, ताकि हम अपकमिंग जनरेशन के लिए अपने शहरों को सही बना पाएँ। और जब योगदान में आप बात करते हैं अर्थव्यवस्था में, तो शहरों का योगदान तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। उस हिसाब से हमें शहरों को डिजाइन भी करना पड़ेगा ताकि यहाँ की लाइफ स्टाइल थोड़ी सी सही हो पाए। ऐसा ना हो कि अभी एक वर्षा होगी तो देखिएगा मुंबई, दिल्ली सब डूब जाएंगे, सभी जगहों पर जलमग्न स्थिति दिखेगी आपको। व्हाट इज अमृत स्कीम, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही। इसमें दरअसल बात ये किया गया था कि लगभग देश के 500 शहरों को हम क्या क्या इंश्योर करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी घरों में हम टैप वाटर से वाटर सप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सेस टू टैप विद श्योर सप्लाई ऑफ वाटर, और सीवेज से उनका कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद पश्चात क्या, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सिटी बाय डेवलपिंग ग्रीनरी एंड वेल मेंटेन्ड ओपन स्पेस सच एज पार्क और ETC, ये सब बनाया जाएगा। पहला क्या हो गया भाई, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई। सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई इसका एक इक्विपमेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया कि ओपन एरिया होना चाहिए, पार्क वगैरह होना चाहिए। शहरी जीवन का अमूल्य हिस्सा होता है पार्क। गांव में आप इस चीज़ के महत्व को नहीं समझते क्योंकि खुला खुला सा होता है, आप घूमने टहलने कहीं भी निकल सकते हैं। लेकिन शहरों में घर जो होते हैं घोंसले का आकार के होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, चारों तरफ से बंद बंद से। तो पार्क की लोगों की नीड होती है क्योंकि जाकर वहाँ पर बैठकर स्वच्छ हवा तो ले सकें। अगला देखिए क्या है, रिड्यूस पॉल्यूशन बाय स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्टिंग फैसिलिटी। देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि जो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉल्यूशन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ में लोगों को स्विच करें। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना शानदार बनाया जाए कि लोग खुद ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आ सकें और अपना अपना व्हीकल छोड़कर। इससे क्या हो कि भाई पॉल्यूशन कम हो। जैसे दिल्ली में अगर आप आएंगे तो गर्मी में मेट्रो जो होता है वो स्वर्ग होता है। मेट्रो से ट्रैवल करना ही गर्मी में सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सड़क पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा हीट होता है। मेट्रो AC होता है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो लोग खुद ही इसके तरफ में रुझान रखते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए 50,000 करोड़ 5 वर्षों के लिए 2015-16 में, 15-16 से 19-20 के लिए तय किया गया था अमृत स्कीम के तहत में। लेकिन ये अमृत स्कीम जो है ये सही से नहीं चल पाया और अभी भी इसका यूटिलाइज नहीं किया गया। अभी भी देश में काफ़ी बड़े इलाके हैं, शहर में काफ़ी बड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ पर टैप वाटर से सप्लाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं हो रहा है सही से, हेल्थ स्ट्रक्चर नहीं बना है, पार्क नहीं बने हैं, वाटर बॉडीज़ नहीं है। इसके कारण से इस योजना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। और इसमें क्या क्या बड़ी बड़ी बातें की गई थी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 100% सीवेज मैनेजमेंट किया जाएगा, हर घर को पानी पहुँचाया जाएगा, 500 अमृत सिटीज़ का निर्माण किया जाएगा। ये सब बड़ी बड़ी बातें आपने चुनावी भाषणों में भी सुनी होगी, लेकिन दरअसल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ हद तक तो काम में आया लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमृत 2.0 जो है इसको 2,99,000 करोड़ से सेंट्रल आउटले के तहत में 76,760 करोड़ रुपये 5 वर्षों के लिए खर्च किए जाने थे, लेकिन इसमें भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। स्टेट को भी अलग खर्च करना था, राज्य को भी करना था, लेकिन पैसे की बात होगी, इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पाया। इसका पोल बार बार किसने खोला, पिछले साल के दिल्ली की बार, चेन्नई की बार कुछ दिन पहले की, मुंबई की बार, सभी शहरों में आप बाढ़ की स्थिति देख ही सकते हैं। लोग आपको लाइन में लगे ही दिखेंगे पानी के लिए। सैनिटेशन की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं हुई अभी भी शहरों में। लेकिन क्या कुछ नहीं किया गया इस योजना के तहत में? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ कुछ काम भी हुए हैं लेकिन अभी भी बाकी है। 58,66,237 टैप कनेक्शन बांटे गए इस दौरान, 37,49,467 सीवेज कनेक्शन बांटे गए हैं। उसके अलावा 2,411 पार्क का निर्माण किया गया है, 62 लाख के करीब में स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं, LED वगैरह लगाए गए हैं। तो कुछ हद तक तो काम हुआ है, लेकिन हमने जो सोचा था कि हम शहरों को काफ़ी अच्छा बना देंगे, उस लेवल का काम अभी भी इम्प्लीमेंटेशन में हमें नहीं दिखता है। उसका लिए क्या हम बोलेंगे, उसके लिए तर्क कहाँ से लाएंगे? तो कुछ डेटा है अपने पास में जिसके आधार पर हम उसका तर्क दे सकते हैं कि भारत में कितने लोगों के पास अभी भी टैप से कनेक्शन नहीं है और कितने लोगों के पास अभी भी साफ पानी नहीं पहुँच रहा है। देखिए क्या है, देखिए एक शानदार सा डेटा बताया गया है जो दुखद भी है कि भारत में लगभग 2 लाख लोग जो हैं ये इनएडुकेट वाटर सप्लाई, मतलब कि जो साफ़ पानी नहीं होता है उसके सप्लाई नहीं होने के कारण से लोगों की मृत्यु हो जाती है। 2016 में ये आंकड़ा सैनिटेशन और हाइजीन के कारण से, भारत में सैनिटेशन और हाइजीन नहीं होने के कारण से, साफ़ पानी तक पहुंच नहीं होने के कारण से 2 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो चीन जैसी इकोनॉमी से अगर हम कंपेयर करें तो 40 गुना ज़्यादा है ये आंकड़ा। उसके अलावा ऐसा बताया गया है कि भारत में अभी भी जो 21 मेजर सिटी हैं वो क्या है, तो वो ग्राउंड वाटर उनके यहाँ पर नहीं पाया जाता है कि इस बड़े बड़े शहरों में ग्राउंड वाटर की कमी देखी जाती है। 31% जो अर्बन इंडियन हाउस होल्ड हैं, शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनके पास में पाइप्ड वाटर जो है अभी भी नहीं पहुंचा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डू नॉट हैव पाइप्ड वाटर। 67.3% नॉट कनेक्टेड टू पाइप्ड सीवेज लाइन। 67% के पास पाइप से कनेक्टेड सीवेज लाइन नहीं है।
और 31% के पास में टैप से पानी का कनेक्शन नहीं है। शहरों की स्थिति है ये। तो यानी कि अमृत मिशन जो है वो अपने अपेक्षा अनुसार काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यही इसको काम करना था और कोई कम दिन भी नहीं हुए हैं। अगले साल 2015 से 25 में 10 साल का पीरियड बीत जाएगा और भारत के शहरों में सही से टैप कनेक्शन और सैनिटेशन का इंतजाम नहीं हो पाया है, पार्कों का इंतजाम नहीं हो पाया है, एलईडी लाइट का कनेक्शन सही तरीके से नहीं हो पाया है। यानी कि बिजली, स्वच्छता और स्वास्थ्य और पार्क वगैरह ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं। इसको ज़रा ध्यान में रखिए। कुछ डेटा के आधार पर वर्ल्ड बैंक का डेटा ध्यान में रखिएगा, नीति आयोग का डेटा ध्यान में रखिएगा, कितने लोगों की मृत्यु होती है ये ध्यान में रखिएगा, और जो अमृत योजना क्या है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है और क्या है ये योजना। ओके, देखिए इस योजना का द्वितीय चरण जो है वो कब लॉन्च किया गया था? 2021 में लॉन्च किया गया था। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, हरदीप सिंह पुरी जी हैं शायद इसके मंत्री, तो उन्हीं के वो मंत्री हैं। तो इसी मंत्रालय के तहत में इसका काम धाम होता है। शहर का है तो शहरी मंत्रालय होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। अमृत मिशन को हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी के नल तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए जून 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था। जून 2015 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। जून 2015 में अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग में 4700 यूएलबी शहरी स्थानीय निकाय में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना है। 100% कवरेज प्रदान करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, अगर हमें दुनिया की टॉप इकोनॉमी बननी है, सुपर पावर बनना है, बहुत बड़े इकोनॉमी की तरफ में बढ़ना है, तो हमें इन सब छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे शहरों की जो दिशा है वो थोड़ी सी बदल सके। पिछले साल आपको पता ही होगा क्या हुआ था, दिल्ली में यमुना जी में उफान देखा गया था, उसके पश्चात से काफ़ी बड़े हिस्से जो डूब गए थे। तो इस तरह के कंडीशन आपको नहीं बनाना चाहिए किसी भी शहर में। क्या ये समस्या केवल भारत के साथ में ही है? नहीं, भारत के साथ में ही ऐसा नहीं है। भारत में बस थोड़ी समस्याएं ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष ही हुए हैं, और आज़ादी के 75 वर्षों के पश्चात तो हमने काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन हमें बार बार कमियों की तरफ में ध्यान आकर्षित करना होगा, क्योंकि हमें आगे और भी इम्प्रूवमेंट करना है। इस कारण से हमें बार बार ये देखना होगा कि हमने क्या किया है उसकी तरफ नहीं, हमने क्या नहीं किया है उसकी तरफ में हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो सरकार की कमियां हैं उसकी तरफ में ध्यान दिलाइए। जो अच्छा काम किया है वो तो सरकार का काम था ही, वो तो उसको करना था ही, ताकि सभी का कल्याण हो सके। देखिए अगला क्या है, इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत पहल को भी बढ़ावा देना है, और स्टार्टअप्स को इन क्षेत्रों में शामिल करना है कि वो इन क्षेत्रों में भी शामिल हों। उद्देश्य क्या है? पानी की ज़रूरत पूरा करने, जल निकायों को फिर से जीवंत करने, जल निकायों को फिर से जीवंत करने। दिल्ली शहर में आरावली से निकलने वाली और अलग अलग जगहों से आने वाली कम से कम 10 से ज़्यादा नदियाँ थी, जो अब सब के सब नाले में बदल गए हैं। जिस मुखर्जी नगर में आप लोग रह रहे होंगे या अगल बगल के इलाकों में, वहाँ पर एक नाला बहता है, बहुत ही बड़ा सा विशाल सा, बतरा बांध वगैरह जो भी बोलते हैं उसको, वो कालिंदी रिवर है, वो कालिंदी रिवर है वो, और वो आरावली से निकलती है, जिसको बाद में नाला बना दिया गया है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, नजफगढ़ नाला दिल्ली का बहुत ही फेमस बड़ा नाला है, वो कभी नदी हुआ करती थी। बेंगलोर शहर का आपने हाल देखा ही कि वाटर के सप्लाई जो है वहाँ पर जो पारंपरिक स्रोत था उसके सूख जाने के कारण से या उनको भर दिए जाने के कारण से क्या हुआ। गुड़गांव में पिछले साल एक विवाद हुआ था, जहाँ पर एक बहुत बड़े तालाब के एरिया को भर दिया गया था। नोएडा में भी इस तरह के देखे गए हैं कि वाटर बॉडीज़ को भर भर के हाउसिंग सोसाइटी बना दिए गए हैं। तो जल निकाय को पुनः जीवंत करने का तात्पर्य है कि हमारे देश में नेचुरल रूप से जल निकाय काफ़ी बड़े स्तर पर उपलब्ध थे। बेंगलोर शहर एक समय में झीलों के लिए जाना जाता था, लेकिन हमने उनको क्या किया, भर भर के घर बना ली, हाउसिंग सोसाइटी बना ली, इस कारण से उसका सत्यानाश कर दिया। जल भृतों का बेहतर प्रबंधन, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने के लिए अमृत मिशन की प्रगति सुनिश्चित करेगा, जिससे पानी की एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। साइकिलिंग होगा। देखिए दरअसल में पानी जितना पृथ्वी पर आज से 5000 वर्ष पहले था, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, आज भी उतना ही पानी है, आज भी उतना ही पानी है। 2024 ईस्वी में भी उतना ही पानी है जितना 5000 वर्ष पहले था। पानी की मात्रा तो उतना ही है, लेकिन हमने क्या किया है, उन पानी को या तो ख़राब कर दिया है या तो वो पानी खारा पानी में तब्दील हो गया है। पानी की मात्रा उतनी ही है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो पानी की मात्रा फिक्स है पृथ्वी पर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अभी जो आपके गिलास में पानी है, हो सकता है कि कुछ समय पहले वो पानी अमेजन के नदियों में बह रही हो, उसका वाष्पीकरण हुआ हो और उसका संघनन के पश्चात वर्षा होकर कहीं नदी में गई हो, या भौम जल बन गया हो और वो वापस से आपके गिलास में आ गया हो।
तो पानी तो उतना ही है फिक्स पृथ्वी पर। पानी की कमी से भी ज़्यादा क्या होता है, पानी का दुरुपयोग हो जाता है, वो बह जाता है। हमें इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि यह 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज प्रदान करेगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण पुनःउपयोग से शहरों की कुल पानी की जरूरत का 20% तथा औद्योगिक मांग का 40% पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। मिशन के तहत प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ जल निकायों को प्रदूषित होने से बचाया जाएगा। जल के समान वितरण को, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को, जल निकायों का मानचित्रण पता लगाने के लिए शहरों में पेयजल सर्वेक्षण किया जाएगा। ये सब तकनीक अगर हम अपना सकते हैं तो उसके पश्चात से क्या होगा कि हमारा जो जल का प्रबंधन है, जो शहरों की कंडीशन है, वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपको एक चीज़ पता होगा, बायो टॉयलेट के बारे में यूपीएससी ने पीटी में सवाल पूछा था। शानदार से तकनीक है ये बायो टॉयलेट। जो ट्रेन में आप टॉयलेट जाते हैं वहाँ पर 100% उसका रिसाइकल होता है। जो आप पानी निकाल कर आए हैं, थोड़ी देर बाद वही पानी ऊपर से आपको मिलता है कुल्ला करने के लिए। तो वहाँ पर बायो टॉयलेट का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि पानी का वेस्टेज ना हो। 100% जो ट्रेन है वो आत्मनिर्भर रहें, उनमें बार बार पानी भरने की आवश्यकता न पड़े, एक भी बूंद पानी वेस्ट ना हो। जो इंसान पानी निकाल कर आए वही थोड़ी देर बाद उनको वापस मिल जाए। तो ये बायो टॉयलेट का कॉन्सेप्ट बड़ा ही शानदार सा है। इसमें एक बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है जो क्या करता है, जो अलग अलग कर देता है अपशिष्ट को, वाटर को अलग कर देता है। उसके पश्चात उनको रिसाइकल करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर बायो टॉयलेट में आप लिखा हुआ देखेंगे कि ये बायो टॉयलेट है ये। इसमें कृपया करके प्लास्टिक की बोतल या इत्यादि या टिश्यू पेपर इत्यादि न फेंकें। वहाँ पर लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि वो पानी रिसाइकल होता है, इसीलिए वो चीज़ लिखे रहते हैं। वहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। बायो टॉयलेट के बारे में यूपीएससी ने पीटी एग्जामिनेशन में पूछा है। ओके, अगला देखिए कैसा रहा इसका प्रदर्शन। अमृत मिशन के तहत शहरों में 1.14 करोड़ नल कनेक्शन के साथ कुल 4.41 करोड़ कनेक्शन किए गए हैं। 470 शहरों में क्रेडिट रेटिंग का काम पूरा हो चुका है। इनमें से 164 शहरों का निवेश योग्य ग्रेट रेटिंग एज प्राप्त हुई है, जिसमें 36 शहर ए या उससे ऊपर की रेटिंग वाले हैं। कुछ हद तक काम हुए हैं, लेकिन हमारे चूँकि शहर इतने बड़े बड़े हैं और इतनी बड़ी आबादी है, इतनी सघन आबादी है कि हमें उसको मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आ ही रही है। सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन उसमें अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई है। 10 यूएलबी ने म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए 3,840 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली को 455 अमृत शहरों सहित 2,471 शहरों में लागू किया जाएगा। इस सुधार वर्ष 2018 के विश्व बैंक के डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की भारतीय रैंकिंग 181 रैंक से वर्ष 2020 में 27 हो गई है। 89 लाख पारंपरिक स्ट्रीट लाइट जो ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों में बदल दिया गया है। जो पारंपरिक स्ट्रीट लाइट लगे हुए थे पीला वाला, उसकी जगह पर हम क्या लगा दिया हमने लगा दिया एलईडी लाइट, जिससे क्या होगा, बिजली की बचत होगी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। काफ़ी सारा हिस्सा मैंने आपको पढ़ाया है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज का जो न्यूज़पेपर में था वो भी मैंने डेटा पढ़ाया है, उसको भी ध्यान में रखना है। अमृत मिशन पीटी में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। 2 अभी तक आए हैं चरण। 2015 में पहला, 2021 में दूसरा आया था। इनका मुख्य रूप से लक्ष्य क्या है कि शहरों के जीवन गुणवत्ता को थोड़े से सुधारना, सैनिटेशन, पाइपलाइन, स्वच्छता, पार्क, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना, स्ट्रीट लाइट वगैरह की बिजली व्यवस्था को सही करना। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि मणिपुर के लिए ये साल जो है 2 साल काफ़ी बुरा ही रहा है बेचारों के लिए। हमारे ही देश के लोग हैं, बहुत परेशान है। पहले वहाँ पर इतनी वायलेंस चल रहा था काफ़ी बड़े स्तर पर। मैं ये सब शब्द यूज़ कर देता हूँ, उसके बाद यूट्यूब मेरे वीडियो को चेक करने लग जाता है, कहीं एटम बम का कोई कोड तो नहीं बता दिया मास्टर ने, है ना। देखिए यहाँ पर दरअसल में अभी वहाँ पर क्या हुआ है, तो साइक्लोन आया रीमल, आपको पता ही होगा। इसने बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट के भारत और पश्चिम बंगाल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। इसके पश्चात से अब मणिपुर में क्या हो गया है कि वहाँ पर बाढ़ की सिचुएशन बन गई है। मणिपुर में मुख्य रूप से 2 नदी बहती है। कौन कौन सी है वो, तो एक इम्फाल है और एक नाम्बुल है। कौन कौन सी? एक इम्फाल एंड नाम्बुल रिवर्स है। नाम्बुल नदी जो है, इसकी एक खासियत है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कान, आँख, नाक सब कुछ खोल कर सुनना है। नाम्बुल नदी की खासियत क्या है कि ये भारत के मणिपुर राज्य के इम्फाल शहर के मध्य से होकर गुजरती है। इम्फाल आपको पता ही होगा कि एक बेसिन टाइप का है, जिसमें मैदानी इलाका है और ये पहाड़ी इलाका है। बीच फुटबॉल के मैदान से आकार है इसका। इसके बीचों बीच से नाम्बुल नदी बहती है। नाम्बुल नदी किस राज्य से संबंधित है बंधुओं? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। ये जो नदी है ये लोकटक झील, कौन सा झील? लोकटक झील, तैरता हुआ नेशनल पार्क फुमडी का नाम सुना होगा आपने।
डांसिंग डियर का नाम सुना होगा। डांसिंग डियर, ये उछल उछल कर चलती है ये हिरन, इसलिए इसको डांसिंग डियर कह दिया जाता है। लोकटक झील, यहाँ पर फुमडियाँ होती हैं जो तैरते रहते हैं, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इस झील का, लोकटक झील का जो मुख्य वाटर सप्लाई का स्रोत है वो कौन सी नदी है, तो वो है आपका नाम्बुल नदी। नाम्बुल नदी ही है जो लोकटक झील में वाटर सप्लाई का सबसे शानदार, एकमात्र सबसे बड़ी स्रोतों में से एक है। नाम्बुल नदी प्राथमिक अंतर्देशीय जलमार्गों में से भी एक है और इसको जलमार्ग के तौर पर भी उपयोग किया जाता है और वाणिज्यिक केंद्र का भी निर्माण करती है। 12मासी नदी है, मणिपुर में बहती है। नाम्बुल नाला भी इसको कई बार कह दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका नाम्बुल नदी नाम है। क्या नाम है, इतनी बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा नाम्बुल नदी कहाँ से संबंधित है तो फिर बोलोगे पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। मणिपुर में भी बाढ़ की सिचुएशन बनी हुई है। वो दोनों नदियाँ जो हैं वहाँ की, इम्फाल और नाम्बुल, ये दोनों अपने अपने उच्च प्रवाह से बह रही हैं। काफ़ी सारे लोग प्रभावित हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। 2015 के पश्चात से 10 वर्षों में सबसे खराब फ्लड से जूझ रहा है अपने देश का एक राज्य। बहुत ही खूबसूरत सा वो राज्य, खूबसूरत से लोगों का। वहाँ पर ये नाम्बुल नदी जो है इसमें भी उफान आ गया है। ये लोकटक झील, लोकटक भी बोलते हैं, लोकटक लेक है। तैरता हुआ नेशनल पार्क है, दुनिया का सबसे अजूबा नेशनल पार्कों में से एक है। डांसिंग डियर यहाँ पर पाए जाते हैं। यहीं पर ये नदी जो है लोकटक झील में वाटर सप्लाई का मुख्य स्रोत है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला है अंकटाड महोदय हैं। अंकटाड कौन है पता ही होगा आपको, UNCTAD। अंकटाड के बारे में मैंने बताया था कि UN की पैसा कौड़ी से जुड़ी हुई एक संस्था है जो दुनिया में निवेश कितना हो रहा है, व्यापार कितना हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बोलती है। WTO का UN से तो कोई लेना देना है नहीं, तो WTO तो और भी ज़्यादा बहुत सारे नियम कानून कायदों को भी समझौता करवाती, लेकिन अंकटाड एक एजेंसी है जो दरअसल में दुनिया भर के व्यापारिक प्रथाओं, निवेश, इन सब पर थोड़ा सा नज़र रखती है और उसके बारे में बताती है। अब इन्होंने बोला है कि ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्बन लीडिंग टू रेजिंग टेम्परेचर, इन्होंने बोला है कि ग्लोबल ट्रेड में जो डिस्टर्बन हो रहा है उसके कारण से तापमान बढ़ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ सुबह सुबह, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल में इन्होंने बोला है कि दरअसल में हूती विद्रोहियों के कारण से जो पहले व्यापार, ये अफ्रीका है, ये भारत है, यहाँ पर ये अफ्रीका है, जो व्यापार पहले यहाँ से हो जाता था या दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी यहाँ से कर लेते थे, चीन भी यहाँ से व्यापार कर लेता था, यूरोप भी यहाँ से व्यापार करता था। अब उसके लिए हमें 10 दिन की ज़्यादा का ट्रैवल करना पड़ता है और उस 10 दिन के ज़्यादा का ट्रैवल करने के कारण से कहाँ से हम जाते हैं, तो हम साउथ अफ्रीका से होकर गुजरते हैं। साउथ अफ्रीका से, तो साउथ अफ्रीका जो नीचे वाला भाग है उसको क्या कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप का नाम दिया जाता है। वहाँ से हम लोग गुजरते हैं, उसके कारण से जहाज़ों को अधिक ईंधन जलाना पड़ता है और जहाज़ कोई मोटरसाइकिल नहीं है कि 2 किलोमीटर ज़्यादा घुमा लिया तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें लाखों करोड़ों लीटर डीजल जलते हैं, डीजल पेट्रोल या जो भी उनके ईंधन होते हैं वो जलते हैं और उसके कारण से टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन ज़्यादा हो रही है। इमिशन जितना होना चाहिए था उसके बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो वॉर के कारण से स्थिति ऐसी हो गई है। कल लगभग में आपने देखा होगा, अगर सोशल मीडिया चलाते होंगे, वैसे चलाना नहीं चाहिए आपको, PT एग्ज़ाम है आपका, सोशल मीडिया अगर आप चलाते होंगे तो उस पर देखा होगा आइज़ ऑन रफ़ाह, ये सभी ने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर न्यूज़ एंकर से लेकर बड़े बड़े पेज तक दुनिया भर में बिलियंस की मात्रा में लोगों ने अपने अपने स्टोरी और पोस्ट डाले हुए थे आइज़ ऑन रफ़ाह। दरअसल में इजराइल ने रफ़ाह पर अटैक शुरू कर दिया है, उसके पश्चात से ये ट्रेड कर रहा था आइज़ ऑन रफ़ाह शहर को सुरक्षित माना जा रहा था। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इजराइल अब हद तक आगे नहीं बढ़ेगा, रफ़ाह पर अटैक नहीं करेगा। अमेरिका ने भी मना किया लेकिन नहीं माना इजराइल, उसने अटैक शुरू कर दिया है। कल एयर अटैक में 45 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इसको लेकर दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ जो हैं, दुनिया भर में एक चल रहा है भाई आंदोलन टाइप का, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अब ज़्यादा चलता है। बाहर कौन निकले 52 डिग्री में, है ना, तो उसी दौरान ये भी ट्रेंड कर रहा था। तो वॉर की सिचुएशन केवल लोगों को ही प्रभावित नहीं करेगी, एक जगह के लोगों को प्रभावित नहीं करेगी, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन भी बन रही है। अंकटाड ने ऐसा बोला है कि हमें केप ऑफ गुड होप से गुजरने के कारण से 10 से 15 दिन का ज़्यादा समय लगता है और हायर एमिशन होता है इसके पश्चात से। और 600 व्हीकल जो हैं वो लगभग में उनको रीरूट किया गया है और 600 व्हीकल कम नहीं होते हैं, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं। ये एक एक जहाज़ पर एक पूरे शहर का खाना लद सकता है, इतनी बड़ी मात्रा में ये बड़े बड़े जहाज़ होते
रहते हैं। इन सबको रूट चेंज किया गया तो उसके पश्चात से क्या होगा, उसके पश्चात से बिलियंस ऑफ मात्रा में ज़्यादा एमिशन होगा और उस ज़्यादा एमिशन के कारण से ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन ज़्यादा बनेगी। तो ये आपको एक और डायमेंशन मैंने दिया है, वॉर का एक और डायमेंशन, कि जलवायु परिवर्तन को और भी ज़्यादा ये ट्रिगर करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज़्यादा ट्रिगर करेगा। उस दृष्टिकोण से आप लिखिएगा। अंकटाड यूएन की एक एजेंसी है जो निवेश रिपोर्ट वगैरह भी जारी करती है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया था एक दिन पहले ही, उसको मैंने डिटेल PDF में कवर किया है। इसको पढ़ते हैं, उसके पश्चात वीडियो एंड करेंगे। कि भारत के अनौपचारिक श्रम बाजार में सुधार। अनौपचारिक का मतलब इनफॉर्मल सेक्टर होता है। जैसे आपके घर के आस पड़ोस में कोई टेंट हाउस का काम चलता होगा, कोई आटा मशीन चलता होगा या कोई राइस मिल वगैरह चलता रहता है, तो वो क्या है, तो इनफॉर्मल सेक्टर, वो रजिस्टर्ड नहीं होता है। कई बार वहाँ जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनको कोई पेंशन नहीं मिलता, उनको कोई बीमा नहीं मिलता, उनको चाहे पराया दिहाड़ी पर रखा जाता है या तो मंथली थोड़े बहुत उनको पैसे दिए जाते। इसको क्या कहा जाता है बंधुओं, इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर भले ही है ये, लेकिन भारत में रोज़गार प्रोवाइड करवाने के मामले में इस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि नीचे के जो गरीब वर्ग हैं उनको इसी सेक्टर ने संभाल कर रखा हुआ है। इसलिए भारत सरकार बार बार कोशिश करती है कि इस सेक्टर को थोड़ा सा फॉर्मल किया जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि फॉर्मल करने के चक्कर में उसका सत्यानाश न हो जाए। इसीलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, उसको ज़रा देखिए। क्या है कि एक विशाल अनौपचारिक क्षेत्र के द्वारा चिन्हित है भारत का श्रम बाजार, जिसमें औपचारिक रोजगार संरचना के बाहर जो फॉर्मल सेक्टर है उसके बाहर, जैसे अगर आप कहीं पर MSME में काम कर रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में छोटा मोटा ही काम कर रहे हैं, तो एक फॉर्मल सेक्टर होता है। वहाँ पर आप रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ पर आपका वेतन मिलता है, वहाँ पर आपको PF भी मिलता है, वहाँ पर आपको बीमा की सुविधा मिलती है, छुट्टी मिलता है प्रॉपर आपको। तो वो सब क्या है, फॉर्मल सेक्टर होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में 400 मिलियन कामगार हैं। 400 मिलियन कितना होता है, छोटे मोटे देश की आबादी है। अनौपचारिक कार्यबल देश के सकल घरेलू उत्पाद में आधे से अधिक का योगदान देता है। हालांकि निम्न आय वाले अर्धकुशल श्रमिकों की व्यापकता औपचारीकरण न्याय संगत अवसरों की दिशा में संरचनात्मक बदलाव की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। श्रम आपूर्ति या विभिन्न मजदूरी दरों पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या को संदर्भित करती है। श्रम बल क्या होता है, यह वास्तव में काम करने वाले या काम करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या को संदर्भित करती है। यह मजदूरी दर पर भी निर्भर नहीं करता तथा इसे दिनों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। श्रम बल और श्रम आपूर्ति में इसको ध्यान में रखिएगा कि कितना क्या होता है। कार्यबल या वास्तव में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या को संदर्भित करती है। इस विधि में उन व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको शामिल नहीं किया गया। बेरोजगार लोगों को शामिल नहीं किया गया। क्या आप लोग बेरोजगार हैं? नहीं, आप लोगों बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बेरोजगार की परिभाषा ये होती है कि जो काम करने का इच्छुक हो और उसको काम नहीं मिल रहा हो। आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं, अब आप लोगों को कोई काम देगा तो आप बोलोगे क्या कि ये काम मैं नहीं करूँगा, यानी कि आप बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। कोई काम मांग रहा है फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है तो उसको बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है। क्या आप काम से बचने के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या आपका कहीं पर कुछ नहीं हुआ तब तैयारी कर रहे हैं? क्या अगर वो कर रहे हैं तो फिर आप छिपी हुई बेरोजगारी में हैं, गुरु, बेरोजगार हैं आप। फिर देखिए परिभाषा क्या होता है। कानूनी मान्यता और विनिमय के अनुपालन के साथ संगठित क्षेत्र औपचारिक श्रम बाजार होता है। अनौपचारिक क्या होता है, इसमें कोई मान्यता नहीं होती है। औपचारिक मान्यता और विनिमय का अभाव होता है। श्रम कानूनों का न्यूनतम पालन होता है। जैसे श्रम कानून क्या कहता है, मान लीजिए कि 500 रुपया कम से आप पर दिन पर पे नहीं करोगे, कम पर पे नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भाई आ जाओ, 200 रुपया दे रहे हैं, काम करो। करते हैं लोग, मजबूरी ऐसी कि लोग करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, अनौपचारिक कहा जाता है, इनफॉर्मल कहा जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाता है। क्या इनका कोई हेल्थ बीमा होता है? नहीं होता। जैसे ही आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी, तो वहाँ पर आपका एक हेल्थ बीमा बन जाता है, वहाँ पर आपका PF में अकाउंट बन जाता है, ये सब चीज़ें आपको मिलने लग जाती फैसिलिटीज़। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। कैश पर काम होता है मुख्य रूप से, या फिर UPI पर। रोजगार के प्रकार क्या होता है, निश्चित घंटे होती है, अस्थायी संविदात्मक समझौता या अस्थायी नौकरियां भी होती हैं। इसमें आकस्मिक, घरेलू कामगार, दैनिक मजदूरी, अंशकालिक कर्मचारी या स्वरोजगार होता है। नौकरी की सुरक्षा, श्रम कानून के कारण सामान्यतः नौकरी की सुरक्षा अधिक होती है। ऐसे ही किसी को नहीं हटाया जा सकता किसी भी काम से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर हो। सुरक्षा होती है उनकी, ऐसे ही आप नहीं हटा सकते हो अगर आप सही से उस काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो नौकरी की न्यूनतम सुरक्षा होती है, कभी भी बोल देगा कि कल से मत आना। वेतन और लाभ, निश्चित वेतन लाभ जैसे भविष्य निधि, बीमा, ये सब मिलता है। इसमें परिवर्तनशील वेतन, सीमित लाभ होता है। लाभ 9 के बराबर बांटा जाता है। यहाँ पर समय समय पर बोनस वगैरह का भी इंतजाम होता है। काम दरअसल में दोनों एक का ही है। अगर आप प्राइवेट में काम कर, देखिए मेरी बातों को बुरा मत मान लीजिएगा, सरकारी काम या प्राइवेट करें, दरअसल में आप मजदूरी ही कर रहे हैं।
लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ी सी सही तरीके से मजदूरी करवाई जाती है और यहाँ पर आपको सही तरीके से मजदूरी नहीं करवाई जाती। मजाक कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए पात्र जैसे पेंशन वगैरह मिलता है उनको, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तक सीमित पहुँच होती है, नहीं के बराबर मिलता है, नहीं ही मिलता है। कार्य की स्थिति बेहतर कार्य स्थितियाँ होती हैं, सुरक्षा मानक होते हैं, मशीन कैसे लगाया जाए, कैसे साफ़ सफाई हो, लाइट कैसा हो, फैन कैसा हो, हवादार है कि नहीं है, ये सब किसी फैक्ट्री के लिए, जो सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं उनके लिए मानक तय होता है। उस मानक पर अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उन पर क्या हो सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसे इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनको कम करने के लिए सामान्य तौर पर बार बार निरीक्षण किया जाता है इनका। यहाँ पर अक्सर ख़राब कार्य स्थितियाँ होती हैं, सुरक्षा नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। ट्रेड यूनियन, इनका ट्रेड यूनियन होता है, जैसे आपने सुना होगा रेलवे ट्रेड यूनियन, और जो बस कंडक्टर होते हैं उनका ट्रेड यूनियन होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है। सेक्टर का उदाहरण विनिर्माण, आईटी, वित्त, सरकारी नौकरियाँ। मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें सरकारी नौकरी और आईटी वगैरह भी शामिल है। यहाँ पर सड़क विक्रेता, घरेलू कामगार, कृषि, ये सब जो सेक्टर होता है, अभी मैंने आपको बताया, जैसे टेंट हाउस आपके बगल में चल रहा होगा, या फिर राइस मिल चल रहा होगा, चूड़ा का मिल वगैरह चलता है, धान का मिल चलता है, बड़े बड़े शॉप जो होते हैं, बड़े बड़े दुकानें आप देखते हैं, वो सब के सब इसमें आ जाते हैं। ओके, तो ये दोनों मुख्य अंतर है, इनको जरा जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, श्रम बाजार की वर्तमान स्थिति क्या है। वैश्विक कार्यबल का 60% से अधिक हिस्सा तथा विश्व भर के 80% उद्यम अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। विश्व का 80% से ज़्यादा उद्यम जो है अनौपचारिक सेक्टर में है। 2 अरब से अधिक श्रमिक अनौपचारिक रोजगार के माध्यम के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। अनौपचारिक रोजगार का तात्पर्य होता है कि निम्न आय वाले देशों में कुल रोजगार का 90% है, निम्न आय वाले में 90% है, मध्यम आय वाले देशों में हम यहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ पर लगभग में 67% रोजगार इसी क्षेत्र में होता है, उच्च आय वाले देशों में 18% के आसपास में होता है। यानी कि ये तो तय है कि विकसित देशों में इनफॉर्मल सेक्टर का अभाव होता है। ये स्टेटमेंट आपको दे सकता है कि विकसित सेक्टरों में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार का सामान्य तौर पर कम होता है, तुलनात्मक रूप से कम होता है, तुलनात्मक रूप से कम होता है। स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा। 2010 से 2016 तक उप सहारा अफ्रीका, यूरोप, मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन में अनौपचारिक कार्य ने सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40% का योगदान दिया। भारत में भी लगभग 85% कार्यबल संलग्न है, इसमें 85%। इस अनौपचारिक कार्यबल का 90% से अधिक हिस्सा स्वरोजगार या आकस्मिक मजदूरी वाले कार्य में कार्य करता है। अनौपचारिक क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आधे से अधिक भाग उत्पन्न करता है। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे जीडीपी का मोर देन 50% जो है वो यहीं से आता है। सरकार इसके लिए क्या करती है, अगर सच बताऊं आपको, मैं किसी पर्टिकुलर अभी की गवर्नमेंट के लिए नहीं कह रहा हूं, अभी की गवर्नमेंट ने बहुत हद तक प्रयास किया है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इससे पहले की सरकारों ने भी किया था, लेकिन सामान्य तौर पर सरकारें इसके लिए कुछ भी नहीं करती हैं, क्योंकि करने का साधन भी नहीं होता है गवर्नमेंट के पास में। कैसे ढूंढेगी कि कहाँ कहाँ पर इस तरह का रोजगार है, ज़रा सोचिएगा। इसलिए मुश्किल होता है इसको रेगुलेट करना। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण 27.69 करोड़ अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों में से 94% से अधिक की मासिक आय 10,000 रुपये या उससे भी कम है। 94% लोग मासिक आय जो है श्रमिकों की 10,000 से भी कम है। ठीक है। नामांकित कार्यबल का 74% से अधिक अनुसूचित जाति, SC, ST व अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। जो जातिगत रूप से पिछड़े हैं, सामान्य तौर पर मजदूरी में भी अनौपचारिक क्षेत्र में वही काम करते हैं। कैसे मैटर नहीं करता है, मैटर तो करता है कास्ट। सामान्य श्रेणी के श्रमिकों का अनुपात 25.56% है। 25.56% सामान्य श्रेणी के कामगार भी हैं, लेकिन संख्या ज़्यादा किन की है, OBC, SC, ST की संख्या ज़्यादा है। पंजीकृत अनौपचारिक श्रमिकों से लगभग 94% की मासिक आय 10,000 रुपये या उससे कम है, जबकि 4.6 से 4.36% की मासिक आय 10,001 या 15,000 के बीच में बैठता है। अनौपचारिक श्रम बाजार द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ क्या हैं, अनिश्चित रोजगार, मौसमी बेरोजगारी, सतत आजीविका की कमी होती है, सामाजिक भेद्यता का उनको शिकार होना पड़ता है, और व्यावसायिक जोखिम भी होता है, संस्थागत चुनौती भी उनके सामने होता ही है सामान्य तौर पर। योजनाएं कौन कौन सी हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है, ये सब पेंशन के लिए स्कीम है। पेंशन के लिए जिनका सरकारी नौकरी नहीं है या प्राइवेट नौकरी में भी अच्छा नहीं है, वो अगर भविष्य में चाहते हैं कि जब वो काम नहीं कर सकें तब उनको पेंशन मिले, तो इस तरह की योजनाओं में अपना निवेश करते हैं मासिक रूप से आप निवेश करेंगे तो एक निश्चित वर्ष के पश्चात आपको गवर्नमेंट पेंशन देने लग जाएगी। अटल पेंशन योजना है, ई श्रम पोर्टल भारत सरकार ने बनाए हैं, असंगठित श्रमिकों के लिए अतिरिक्त योजनाएं भी लाई हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए चलाया जा रहा है। तो ये था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन, कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और टेस्ट सीरीज में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आप घर बैठे बैठे टेस्ट दीजिए, कहीं भी अगर नहीं जाने की ज़रूरत है, आवश्यकता नहीं है, घर बैठे बैठे दीजिए, और PDF से दीजिएगा, आपको डिस्कशन वीडियो और टेस्ट सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। लोएस्ट प्राइस है, ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।